Hello friends, a very good morning to all of you. We have discussed all the theory part and rules on acids and bases in our first three parts. And today we are going to discuss some of the very important questions. So let's start. Firstly, we talk about acidic strength. So acid we know are those substances which donate proton and accept electrons. So acids, firstly, we have phenol and alcohol. Among both, which is more acidic? So दोनों में से बताना है कि ज़्यादा एसिडिक कौन सा है. तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे बताएंगे. अब हमारे पास फिनोल है. सो एसिड क्या करता है, डोनेट करता है प्रोटोन को. तो जब ये फिनोल प्रोटोन को डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, फिनोक्साइड आयन, यानी ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस है. तो जो फिनोक्साइड आयन है ये क्या करता है, रेजोनेंस देता है, यानी कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके 5-6, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. बट जो अल्कोहल है जब ये प्रोटोन को डोनेट करेगा तो ये हमें देगा अल्कोक्साइड आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है. यानी कि फिनोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है अल्कोक्साइड आयन से. तो जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. तो स्टूडेंट्स अगर इसका फिनोल का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, देन एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास फिनोल की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अल्कोहल. ऑल्सो अगर फिनोल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो उसके एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, एंड अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा एज यूजुअल. नेक्स्ट वी हैव फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. सो अब देखो फिनोल में भी हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस होगा एंड बेंजोइक एसिड में भी रेजोनेंस होगा. तो कैसे पता करेंगे यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है. तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. अब देखिए इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हैं. पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था, देन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, देन इस वाले कार्बन पर, देन इस पर. तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन एज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो वो नेगेटिव चार्ज को इतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा. बट इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड अगर ये प्रोटोन को डोनेट करेगा देन उसके बाद इसके पास दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है, और ऑक्सीजन अगर यहाँ देगा तो ये इधर दोनों इक्विवेलेंट हैं. और नेगेटिव चार्ज भी हर दोनों केसेस में ऑक्सीजन के ऊपर ही है. तो अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज को भी बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा. दैट्स वाई जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है फिनोक्साइड आयन से. तो इस वजह से हमारे पास जो बेंजोइक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा फिनोल से. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक हमारे पास है एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. तीनों में डिफरेंस क्या है. एसिडिक एसिड में यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसमें फिनाइल ग्रुप है और इसमें कोई ग्रुप नहीं है, नॉर्मल H है. तो अब अगर तीनों का कंपैरिजन करना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर तो कैसे करेंगे. अब स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है. तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है इसको सपोज जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी ये अपना डोनेशन देगा. यहाँ पर रिमूव करने से पहले ही देखिए ये डोनेशन देगा, देन रिमूवल इतना इजी नहीं होगा, उसका रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा. बट यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप है इसका -I होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा एंड OH की पोलैरिटी इंक्रीज होगी और OH का यहाँ से निकलना भी ईजी होगा. बट फॉर्मिक एसिड के केस में क्या है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा. तो अगर हम इसे नॉर्मली देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सिर्फ दोनों ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा. तो दैट्स वाई ये ज़्यादा स्टेबल है इसका कंजुगेट बेस. तो फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर फिनाइल वाले की, देन लास्ट में CH3 की, बिकॉज ये डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है. एंड मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन मोर एसिडिटी. तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो एसिडिक होगा. ओके
नेक्स्ट वी हैव दीज 3 कंपाउंड्स, वी हैव टू टेल इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से हमें पहले तीनों के कंजुगेट बेस देखने हैं कि किस तरह से होंगे। तो यहाँ से जब H रिमूव होगा तो इसका कंजुगेट बेस इस तरह होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह से यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और 3 एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो इसका रेजोनेंस 3 एरोमेटिक रिंग्स में होगा। एंड जितने ज़्यादा एरोमेटिक रिंग्स होंगी उतना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा, और जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपाउंड की। तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 एरोमेटिक रिंग्स हैं, एंड इसमें 1 2 3 4 5 एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, 5 वाले की, फिर 4 वाले की, एंड फिर 3 वाले की। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में रहेगा। नेक्स्ट वी हैव, ये दोनों दिए हुए हैं, एक में रेजोनेंस है एक में नहीं है। तो जब एक H यहाँ से जाएगा, एक गया है, दूसरे को दिखाना कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये अब एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है ना। तो एरोमेटिक अगर किसी भी नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से अगर एरोमेटिक बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज ही होती है, बहुत इंक्रीज होती है। बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली H गया, नेगेटिव चार्ज आया, बट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये नहीं है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सिमिलरली ये भी कुछ इस तरह से ही है। यहाँ से अगर यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, बट ये नॉर्मल कंपाउंड है, साइक्लिक। देन यहाँ से अगर प्रोटॉन रिमूव होता है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसका डोनेशन होगा ना ऐसे, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। बट यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो जहाँ पर रेजोनेंस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस, एंड उतना ही मोर एसिडिक वो कंपाउंड होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम बेसिक स्ट्रेंथ एग्जांपल्स। वी हैव अमोनिया एंड एनिलीन। दोनों में से बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो कैसे आप इसको बताएंगे? आई थिंक बहुत ईजी होगा बताना, बिकॉज इतने सारे रूल्स, इतनी थ्योरी हम लोग कर चुके हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, अमोनिया में जो लोन पेयर है वो फ्री है, और यहाँ पर जो लोन पेयर है उसका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा रेजोनेंस के थ्रू। तो इसका जब डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये लोन पेयर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। और बेसिक स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होती है, जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। बट यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री टू डोनेट हैं, यानी इजीली डोनेट हो पाएंगे। तो ज़्यादा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, NH3 का। ओके, नेक्स्ट ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं हमें। तो इसमें देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो NH2 है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर sp2 है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है। सिंगल बॉन्ड होता है तो वो sp3 होता है, डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, ट्रिपल होता है तो वो sp होता है। और अगर 2 डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से तो वो भी हमारे पास sp होता है। ओके, sp होता है। सो यहाँ पे अगर sp3 है तो sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू sp2 देन sp3। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ज़्यादा n अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा अपने पास, और जितना ज़्यादा वो होल्ड करेगा उतना उसका रिमूवल क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, कि उतना ईजिली वो डोनेट नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी डोनेट करने में। तो इस तरह से इसका ऑर्डर क्या बनेगा, sp वाले की सबसे कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ, देन sp2, एंड सबसे लास्ट में sp3 की सबसे ज़्यादा होगी। बिकॉज जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड होगा उसका एटम का, एंड उतना उसका रिमूवल डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू डोनेट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो ये हमारे पास नॉर्मल एनिलीन है, ये पिरिडीन है, और ये हमारे पास पायरोल है। तो इन तीनों का अगर कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए,
जो एनिलीन है इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इस वजह से कम हो जाती है। अब पिरिडीन में जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे बिकॉज वो आउटसाइड हैं, ठीक है। और पायरोल का किस तरह से देख सकते हैं, ये जब अपना बेसिक स्ट्रेंथ यानी ये प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, पहले ये इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स थे यानी यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एरोमेटिक था, बट जैसे ही यहाँ पे गया ये 4 पाई हो गया यानी ये एरोमेटिक नहीं रहा, इसने अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया। और जैसे कोई भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक होता है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करता है, और अगर एरोमेटिक से अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देता है तो वो क्या होता है, सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या है, इसका कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड है। तो कंजुगेट एसिड अगर लीस्ट स्टेबल है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी। तो लास्ट में हमारे पास आएगा पायरोल, ठीक है, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब पिरिडीन और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो देखो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बट ये वाले रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, यानी इनका डोनेशन का टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो पिरिडीन की सबसे ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ, देन एनिलीन एंड लास्ट में पायरोल। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कंसेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो इसमें क्या है, ये जो NH2 है इसके लोन पेयर्स यहाँ पर रेजोनेंस देंगे एंड यहाँ पर एक NH2 है और एक NH है। तो इसके लोन पेयर्स जब यहाँ पर अपना डोनेशन देंगे देन फर्दर यहाँ पर इस एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड थर्ड केस में ये दोनों NH2 अपना डोनेशन देंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर तो एक NH2 अपना डोनेशन दे रहा है, बट यहाँ पर दोनों NH2 अपना डोनेशन दे रहे हैं, तो इस NH पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेरिजन टू दिस। सो इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा थर्ड वाले का, देन सेकंड वाले का एंड देन फर्स्ट वाले का। तो यही हमारे पास इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट अगर हमें इसी एक कंपाउंड के अंदर ही देखना है कि बी और ए में से किसकी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ, तो देखो यहाँ पर जो ए है वो अपना डोनेशन दे रहा है और NH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसका ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो बी वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ए से ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर सी का ज़्यादा है और ए और बी का इक्वल है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी ऐसे दो दिए हुए हैं कंपाउंड्स, एक में रेजोनेंस शो होगा और दूसरे में रेजोनेंस नहीं शो होगा। तो यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं यानी फ्री टू डोनेट हैं, बट यहाँ पर लोकलाइज्ड नहीं है, वो डी लोकलाइज्ड हैं। तो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास इस वाले की होगी। सिमिलरली यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं वो क्या है, नॉन लोकलाइज्ड हैं, डी लोकलाइज्ड हैं, यानी रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, बट ये वाले रेजोनेंस में जाएंगे बिकॉज वो डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से। यहाँ पर बीच में हमारे पास CH2 है। तो अब जो फ्री टू डोनेट है वो उसका ही टेंडेंसी ज़्यादा है डोनेट करने का, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी। नाउ लुक हेयर एट अनदर एग्जाम्पल। इन चारों का कंपैरिजन हमें बताना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमें ये देखना है कि यहाँ पर फ्री लोन पेयर किस किस के पास है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जो इसके लोन पेयर्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, यानी उनका डीलोकलाइजेशन होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर रेजोनेंस शो करेगा। तो जो एनिलीन है उसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे कम होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 2 डिग्री अमाइन है और ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। तो ये 2 डिग्री है, इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट बोथ साइड से नियर बाई जो ग्रुप्स हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से इसका डोनेशन का टेंडेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पर लेस प्लस आई होगा बिकॉज ये 1 डिग्री है।
एंड अगर पिरिडीन की बात करें तो इसके पास लोन पेयर तो फ्री है, बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये दोनों जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 वाले का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होगा, होल्ड ज़्यादा होगा तो वो डोनेशन भी उसका डिफ़िकल्ट होगा। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है एन के ऊपर, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। देन थर्ड वाले की जो कम प्लस साइज शो कर रहा है, देन पिरिडीन, एंड सबसे लास्ट में एनिलीन। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से प्लस आई वाला केस है, तो एक एनिलीन दिया हुआ है सिमिलरली, एंड एक हमारे पास ये एलिफेटिक अमीन है कोई भी। तो इसमें देखिए ये तो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट इसको देगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पर तो इंक्रीज करना तो दूर, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है जो प्रेजेंट लोन पेयर है उनका भी। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा हमारे पास इसकी होगी जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक एलिफेटिक अमाइन है और एक अमाइड है। अब जो अमाइड्स होते हैं ना, उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो ऑलवेज बहुत लेस होती है किससे, एलिफेटिक अमाइन से, बिकॉज जो एलिफेटिक अमाइन है उसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर है और इसका डोनेशन ईजी होगा, बट यहाँ पर ये रेजोनेंस शो कर रहा है और डीलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर का। तो दैट्स वाई अमाइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक अमाइन से कम होती है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CSIR नेट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।